चलो हेलो बच्चों, आज हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म चैप्टर 7 का सेकेंड लेक्चर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, डिसोल्यूशंस का क्या मतलब होता है। डिसोल्यूशंस जब होता है, जब फॉर्म डिसॉल्व होते हैं तो कितने तरह के अकाउंट्स बनते हैं, जिसमें से हम लोग 5 अकाउंट पढ़े थे और उसमें से भी पहला रियलाइजेशन अकाउंट था, उसका डिटेल पढ़ रहे थे कि उसका क्या फॉर्मेट होता है, उसमें कैसे उसमें एसेट जो होता है उसका डेबिट साइड ट्रांसफर होता है, लायबिलिटी उसके क्रेडिट साइड होता है। फिर जब एसेट रियलाइज होता है तो वो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड होता है, और जब लायबिलिटी सेटल्ड होता है तो वो एसेट रियलाइजेशन के डेबिट साइड होता है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में होता है। और जो नेट होता है, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो गेन ऑन रियलाइजेशन हो गया, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चला जाता है। और अगर लॉस है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाता है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, रियलाइजेशन अकाउंट का सारा डिटेल। ठीक है, हम लोग अब जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट में जब एसेट्स का ट्रांसफर होता है तब कैसे एंट्री होता है, लायबिलिटी का ट्रांसफर होता है तब कैसे एंट्री होता है, क्या एंट्री होता है, वो सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो इसमें अकाउंटिंग एंट्रीज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ रहे थे। इसका सारा हम लोग फॉर्मेट पढ़ लिए थे, कैसे कैसे ट्रांसफर होता है, क्या 5 स्टेज था, वो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग सारा अकाउंटिंग एंट्रीज पढ़ते हैं, अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज। ठीक, चलो पहला क्या है, क्लोजिंग ऑफ एसेट्स, क्लोजिंग द एसेट्स अकाउंट। इसका लास्ट क्लास में भी एंट्री पढ़े थे, इसमें क्या बोले थे कि जितना भी एसेट बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है उसको उठा के रियलाइजेशन में शिफ्ट करना, मतलब एसेट को क्लोज करना। और उसमें हम लोग क्या क्या 3-4 चीज छोड़े थे, कुछ चीज छोड़े थे, जैसे कि हम लोग बोले थे कैश बैंक का एसेट होगा तो उसको यहाँ नहीं लाना है, लोन 2 पार्टनर्स होगा तो उसको यहाँ नहीं लाना है, और अगर कोई फिक्टिशियस एसेट्स वगैरह है तो उसको भी यहाँ नहीं लाना, उन सब छोड़ के जितना भी एसेट्स होगा सबको यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में लाना है। तो इसको क्लोजिंग एंट्रीज मतलब कैसे ट्रांसफर करेंगे, तो इसका एंट्रीज हम लोग पढ़े भी थे लास्ट क्लास में। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स क्रेडिट, इस तरह उठ के सारा यहाँ पर जब रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा तो यहाँ पर 2 एसेट्स बोल के जितना भी है तुम्हारा, जो भी है प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, जो भी है सब एसेट इधर आ जाएगा। ये समझाने के लिए एंट्री ये होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स अकाउंट। ठीक है, दूसरा एंट्रीज क्या है, बोल रहा है जब आप एसेट्स कोई ट्रांसफर करते हो तो उसके अगेंस्ट अगर आपका कोई प्रोविजन बना हुआ है, प्रोविजन और रिजर्व अगेंस्ट एन एसेट, तो उसका कैसे क्लोज करेंगे। अब इसका एग्जांपल एक समझ लो, इसका एग्जांपल ये समझ लो कि तुम्हारे बुक्स में बैलेंस शीट में डेटर्स होगा, तो डेटर आपने यहाँ एसेट है डेटर, यहाँ पर रियलाइजेशन में डाल दिया। लेकिन अब अगर उस डेटर के अगेंस्ट आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी बनाया है, यानी कि एसेट हो गया डेटर, ये एसेट जो है ये डेटर हो गया, इसके अगेंस्ट आपने क्या बनाया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया। तो ये बोलता है रियलाइजेशन में कि अगर आप एसेट ट्रांसफर कर दिए हो तो उसके अगेंस्ट जो आप प्रोविजन बनाए हो वो भी लायबिलिटी साइड में आपको रखना होगा, बाय प्रोविजन फॉर
डाउटफुल या बैड डेट, ये यहाँ आ गया। ठीक है, यही बोलता है प्रोविजन फॉर रिजर्व सेकेंड एसेट। ये क्या बोल रहा है, ये यही बोल रहा है व्हेन एन एसेट इज ट्रांसफर्ड टू द रियलाइजेशन अकाउंट इट्स करस्पॉन्डिंग प्रोविजन और रिजर्व एक्सिस्टिंग इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट इज आल्सो ट्रांसफर्ड टू द रियलाइजेशन अकाउंट। एग्जांपल में पहला क्या है, अगर आपके पास डेटर्स है तो उसको आप कैसे जब ट्रांसफर करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर किए होंगे। अब डेटर्स के अगेंस्ट प्रोविजन भी बना है तो उसको भी बोलता है, उसको आप उठा के प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट करके टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट करना होगा। ठीक है, यही एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल और क्या है, दूसरा एग्जांपल और पकड़ लो। अगर आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है आपका बैलेंस शीट्स में इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड में है और क्रेडिट साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम लोग पढ़े, एक रिजर्व होता है। तो अगर एसेट इन्वेस्टमेंट अगर आप इधर ला रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको क्रेडिट साइड में लाना होगा, उसका भी इसी तरह एंट्री होगा। ठीक है, चलो ये दो एंट्री हो गया। तीसरा एंट्री अगर आपको क्या बोले थे, एसेट्स का हो गया इधर, अगर उसका रिजर्व है तो वो भी आ गया। अब मान लो कोई फिक्टिशियस एसेट्स है, फिक्टिशियस एसेट्स है जैसे कि क्या होता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। आपको पता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस क्या होता है, ये कोई एसेट तो होता नहीं है, ये ऑलरेडी खर्च हो चुका है, बट इसको फर्म 1 ईयर में एक फाइनेंशियल ईयर में राइट ऑफ नहीं करती है, तो उसको क्या करती है बैलेंस शीट में ले जाके जितने फाइनेंशियल ईयर में राइट ऑफ करना है उतने में उतना उसको एसेट में डाल देती है और हर अगले फाइनेंशियल ईयर में उसका जितना प्रोपोर्शन में राइट ऑफ करती है। तो ये ऑलरेडी खर्च हो चुका होता है, ये कोई एसेट नहीं होता है। तो ये फिक्टिशियस एसेट हम लोग पढ़े थे कि बैलेंस शीट में रियलाइजेशन में जब डेबिट करेंगे सारा एसेट्स को तो वहां पर फिक्टिशियस एसेट्स को नहीं करते हैं। क्या 3 चीज को नहीं करते हैं, फिक्टिशियस एसेट, कैश और बैंक बैलेंस और पार्टनर्स को लोन, पार्टनर्स को अगर लोन दे रखा है तो यहाँ फिक्टिशियस एसेट को अगर यहाँ पर नहीं ट्रांसफर करेंगे, बट आपको बुक्स तो क्लोज करना है। जब बैलेंस शीट क्लोज होगा तो रियलाइजेशन का मतलब पूरा सब चीज खत्म होगा, बैलेंस शीट का सारा एसेट लायबिलिटी खत्म होके जो बचेगा पैसा पार्टनर को दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको फिक्टिशियस एसेट्स का भी क्लोज करना होगा। तो फिक्टिशियस एसेट कहाँ जाता है, ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट चला जाता है। क्यों, क्योंकि ये खर्चा है, तो ये एसेट्स है हमारा, ये खत्म होगा तो ये क्रेडिट होगा और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो इसका एंट्री क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है, किसमें, उनका पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, टू फिक्टिशियस एसेट अकाउंट, ये क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, यहां पर हम लोग इसका 3 एंट्री पढ़ लिए। एसेट्स को पूरा क्लोज करना है तो कैसे होगा, एसेट्स के अगेंस्ट अगर हमने कोई प्रोविजन बना रखा है तो वो कैसे क्लोज होगा, वो उधर जाएगा। और बुक्स में अगर कोई फिक्टिशियस एसेट्स पड़ा है तो वो कैसे क्लोज होगा। ठीक है, और ये फिक्टिशियस एसेट्स भी हो गया। और यहाँ पर एक और लिख लो, पीएल अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस, मतलब बैलेंस शीट के डेबिट साइड एसेट साइड में पीएल अकाउंट भी है, तो वो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी आपको पता है, वो एक्यूमुलेटेड लॉस होता है, वो बिजनेस का लॉस होता है जो पीएल अकाउंट डेबिट साइड में आता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो उसको भी, लॉस को भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी जाता है, तो उसको भी यहाँ पर आप लिख सकते हो, या तो एक अलग एंट्री लिख लो या इसी में पार्टनर्स के, सॉरी
पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट आई टू पीएल अकाउंट क्रेडिट करके खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिक्टिशियस एसेट या फिर पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो उसको हम लोग ये एंट्री करके उसको क्लोज करते हैं। ठीक, यहां तक ठीक है। ये 3 एंट्रीज ठीक है। देखो ये जर्नल एंट्री सब समझ लेंगे तब रियलाइजेशन अकाउंट तुरंत बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप बिना जर्नल एंट्रीज का भी बना सकते हो अगर आपको रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट पूरा पता है तो वो सब अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट जर्नल एंट्रीज भी सीख लो एक-एक करके। 3 हो गया। चौथा एंट्री हम लोग क्या पढ़ेंगे? 4th एंट्री पढ़ रहे हैं। अगर पार्टनर का कोई करंट अकाउंट है, हम लोग को पता है कि पार्टनर का फिक्स नेचर का अकाउंट होता है। जब हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पढ़ते हैं तो अगर फिक्स नेचर का अकाउंट फॉर्म फॉलो करता है तो वहां पर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी होता है और पार्टनर का करंट अकाउंट भी होता है। तो बोलता है कि अगर बैलेंस शीट में पार्टनर्स का कोई करंट अकाउंट पड़ा हुआ है तो उसका क्लोजिंग कैसे होगा? तो बोलता है करंट अकाउंट तो उसका कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट है ना, तो करंट अकाउंट को उठा के कैपिटल अकाउंट में डाल के उसको क्लोज करो। ठीक है, तो अगर पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट, ठीक है, उसका हम लोग कैसे एंट्री करेंगे? ठीक है, अगर करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तब कैसे एंट्री होगा, और अगर उसमें अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्या एंट्री होगा? देखो, अगर पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तो वो बैलेंस शीट्स के एसेट साइड में आता है। ठीक है, तो वो एसेट है, उसको खत्म करोगे, उसको क्रेडिट करोगे और वो जाएगा कहाँ? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो जब डेबिट बैलेंस होगा इसमें करंट अकाउंट में तो वो कहाँ चला जाएगा? वो उठ के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा, तब तो क्लोज होगा ना। पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, जब डेबिट बैलेंस होगा तो इस तरह हम लोग क्लोज करेंगे, उसके करंट अकाउंट को खत्म करके उसके कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे। और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस है तो वो उठ के फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा और खुद डेबिट हो जाएगा। तो उस केस में पार्टनर्स का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और वो चला जाएगा कहां पर? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका एंट्री हो गया करंट अकाउंट को क्लोज करने का। ये सब एक एक एंट्री समझ लो। अब देखो, अब लोन टू पार्टनर है। लोन टू पार्टनर भी आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में रहता है। सॉरी, रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं। अगर हमारा कोई बैलेंस शीट है यहाँ पर बना हुआ तो यहाँ पर लोन टू पार्टनर यानी फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दे रखा तो उसके लिए एसेट है, वो यहाँ पर रहता है। तो उसको जब खत्म करेगा तो कैसे करता है? बोलता है उसको आपको रियलाइजेशन अकाउंट में तो डालने के लिए मना किया, आपको कैश बैंक या फिर आपका क्या होगा, पार्टनर्स, लोन टू पार्टनर्स है या फिर फिक्टिशियस एसेट या पीएल का एक्यूमुलेटेड बैलेंस है या फिर करंट अकाउंट सब है, तो वो सबको आपको रियलाइजेशन में नहीं डालना है। रियलाइजेशन में सिर्फ वैसे एसेट को डालना है जिससे पैसा रियलाइज हो और वैसे सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटी को डालना रहता है। लायबिलिटी में सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटी को और एसेट में जिससे पैसा रियलाइज हो या हो सके उसको डालना रहता है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाँ, अगर लोन टू पार्टनर है तो लोन टू पार्टनर उसके लिए एसेट है, वो बैलेंस शीट में डेबिट साइड में, तो वो खत्म कैसे होगा? वो होगा जब वो जो लोन दे रखा वो वापस फर्म ले लेगा। तो जब वो फर्म लेगा वापस तो क्या होगा एंट्री?
बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जो भी है, कैश बैंक जो भी है डेबिट कर दो क्योंकि पैसा उसमें आ जाएगा, और लोन टू पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जब वो लोन दे देगा तो वो मतलब क्लोज हो गया। ठीक है, ये एंट्री होगा। ये हम लोग बैलेंस शीट का सारा एसेट वाला पार्ट कर लिए। क्या क्या सारा एसेट को उठा के यहाँ रखें। कोई अगर फिक्टिशियस एसेट है तो उसको उसका क्या एंट्री होना था, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाना था। कोई एक्यूमुलेटेड लॉस था पीएल में तो उसको क्या ट्रीटमेंट था। फिर अगर उसका करंट अकाउंट है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, और अगर लोन है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, वो सब हम लोग एंट्री कर लिए। ठीक, अब हम लोग लायबिलिटी साइड का क्लोज करने का एक एक एंट्री देखेंगे। कहाँ तक एंट्री नंबर कितना, 5 या 6 था ना। क्या है, फॉर क्लोजिंग द लायबिलिटी। सारे लाइबिलिटीज को हम लोग कैसे क्लोज करेंगे जो कि हमारे बैलेंस शीट में है। तो जैसे एसेट का एंट्री होता था उसका उल्टा साइड कर दो, उसका उल्टा कर दो। तो यहाँ पर जो लाइबिलिटी था बुक्स में क्रेडिट होता तो वो क्लोज होगा तो डेबिट होगा। तो यहाँ पर ऑल लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 कहाँ चला जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मतलब लाइबिलिटीज उठ के सारा इधर आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, और बैलेंस शीट का पूरा खत्म हो गया लाइबिलिटी। अब बैलेंस शीट में लाइबिलिटी नहीं बचा है, आउटसाइड लाइबिलिटी। ठीक है, सिर्फ आउटसाइड लाइबिलिटी जाएगा यहाँ पर। और उसमें क्या क्या एग्जाम्पल में तुम कुछ भी रख लो। एग्जाम्पल में क्या देखो, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, बैंक का कोई लोन है, जो भी है ये सब आउटसाइड लायबिलिटी है। ये सब इस तरह क्लोज हो जाएगा। उसके बाद बस यहाँ तक एंट्री हो गया। अब क्या क्या चीज बोल रहा है, कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना, वो पढ़ो। बोल रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल ट्रांसफरिंग लायबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब हम बैलेंस शीट का लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में डालते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं। क्या, लायबिलिटी सिर्फ आउटसाइड पार्टीज का जो लायबिलिटी है वही ट्रांसफर होगा। आप लोग को पता है कि यहाँ पर रिजर्व भी हमारा लायबिलिटी होता है। ठीक है, लोन बाय पार्टनर, पार्टनर ने लोन दे रखा है तो भी हमारा लायबिलिटी होता है। तो क्या ये सब ट्रांसफर होगा यहाँ पर? अगर पीएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है तो क्या ये सब भी ट्रांसफर होगा? तो नहीं। हम लोग उसमें पढ़े थे जब रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे कि कैश अकाउंट डेबिट साइड में क्या क्या ट्रांसफर होगा, एक्सेप्ट 3-4 चीज छोड़े थे। उसी तरह क्रेडिट साइड में भी सारा ट्रांसफर होगा इधर, बट उसमें क्या क्या छोड़े थे, जो आउटसाइड लायबिलिटी का नेचर का नहीं है उसको हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। देखो रिजर्व्स जो होता है ना, ये क्या होता है, ये पार्टनर का होता है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये किसी बाहरी का लायबिलिटी नहीं होता, इसलिए ये नहीं जाएगा वहां पर। लोन बाय पार्टनर यानी पार्टनर ने लोन दे रखा, ये भी पार्टनर का है, इसका भी यहाँ पर नहीं जाएगा। और पीएल अकाउंट भी पार्टनर्स में बढ़ता है तो ये भी वहां नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्लोज कैसे होगा? ये सब क्लोज होगा सीधा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा ये सब। ठीक है, तो यही चीज बोल रहा है। पहला, liabilities to outside parties do not include accumulated profit, reserves, credit balance of PL account. These accounts are not transferred to realization account but are transferred to capital account of partners. ये सब
हम लोग पहले भी बता चुके थे ये सब का अगर आपको क्लोज करना है तो कैसे एंट्री होगा, ये रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जैसे हम लोग पहले पढ़े थे रिवैल्यूएशन और उस समय जो पढ़े थे रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट इन पीएसआर। ठीक है, उसी तरह आपका एक्यूमुलेटेड पीएल भी है तो यहाँ पर पीएल अकाउंट भी डेबिट कर दो, उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट दो। ठीक है, इसी तरह होगा। और लोन बाय पार्टनर है तो उसका क्या होगा, उसको पेमेंट करेगा तो उसका एंट्री हो जाएगा, जब वो क्लोज होगा तो कब क्लोज होगा, जब वो उसको पेमेंट किया जाएगा तो लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जब फर्म उसको पेमेंट करेगा तो क्या होगा, उसके बैंक अकाउंट से क्रेडिट होगा। तो ये सब एंट्रीज हैं इसके लायबिलिटी साइड को भी क्लोज करने का। सारा लायबिलिटी जो आउटसाइड का है उसको इस तरह सब एक साथ कर सकते हैं, बाकी रिजर्व्स वगैरह तो जाएगा नहीं, रिजर्व्स को आपस में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांटेंगे, लोन भी उसको अलग से सेटल करेंगे। यही चीज है, ये पहला पढ़े थे हम लोग। उसका दूसरा लोन बाय पार्टनर टू द फर्म आर नॉट ट्रांसफर टू रिलायशन अकाउंट आर सेपरेटली केप्ट एंड पेड। ठीक है, उसी तरह लायबिलिटी ड्यू टू पार्टनर्स, लायबिलिटी जो कि पूरा प्योर पार्टनर्स का क्या है, उसमें कैपिटल अकाउंट और उसका करंट अकाउंट आर आल्सो नॉट लायबिलिटीज टू आउटसाइडर्स, वो भी आउटसाइडर नहीं है तो वो भी इधर नहीं जाएगा, वो सेपरेटली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, जो कि यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं। रिजर्व पीएल और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट तो ऑलरेडी क्रेडिट में रहता ही है। चलो ये सब पढ़ लिए। अब एक वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व्स, ये सब का थोड़ा एंट्री पढ़ते हैं। इस क्लास में देखो मोस्टली जर्नल एंट्री भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी बेसिक समझ लो, फिर जब ये सब समझ में आ जाएगा तो जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा कि कौन कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। ऐसे चैप्टर आसान है, थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा एंट्रीज ज्यादा है जर्नल एंट्रीज, बट समझ लोगे तो आसान लगेगा। इसके बाद हम लोग इसका क्या करते हैं, वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट रिजर्व। देखो यहां पर हम लोग क्या पढ़े थे, रिजर्व, वैसा रिजर्व जो कि आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, जो कि पार्टनर का है। रिजर्व जनरली पार्टनर का पैसा होता है। यहाँ पर जो भी है तुम्हारा, अगर जनरल रिजर्व लिख लो तो वो पार्टनर का होता है, तो पार्टनर में बढ़ जाता है। बट क्या वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो बनाया ये पूरा पार्टनर को मिलता है क्या? नहीं, ये बनाया जाता है किस लिए कि अगर फैक्ट्री में कोई वर्कर को चोट लग गया, कोई क्लेम कर रहा है, तो उसके लिए एक रिजर्व बना के रखते हैं कि वो डिमांड कर दिया तो इससे उठा के दे देंगे। तो ये पूरा पार्टनर का पैसा नहीं होता है। अगर लायबिलिटी कोई बाहर से अराइज हो जाए तो पहले उसको मीट करने में इस रिजर्व से जाता है पैसा, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो फिर वो मानते हैं कि वो पार्टनर में चला जाएगा। तो वही चीज ये बोल रहा है वर्कमैन कंपेंसेशन में। पहला क्या बोल रहा है, इसको हम कैसे बांटेंगे, सिंपल ही है, देख लो। अगर देख लेना कि कोई लायबिलिटी नहीं है, मतलब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है आपका बैलेंस शीट में, बट इसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी नहीं है, यानी कि कोई वर्कर क्लेम नहीं किया है कुछ पैसा, तो इन दैट केस बोलता है पूरा उठाकर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बांट दो इन देयर पीएसआर, जैसे आप जनरल रिजर्व को बांटते हो। तो यहां पर क्या बोल रहा है, इफ नो लायबिलिटी, बढ़िया से इसको ध्यान से सब देखो, इफ नो लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन क्लेम एग्जिस्ट, अगर कोई लायबिलिटी नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, सीधा उठा के इफ नो लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन फंड जो है, इसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी नहीं है, तो पूरा उठ के वो चला जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो क्या होगा, वर्कमैन
कंपेंसेशन अकाउंट, ये पूरा डेबिट होके सब पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। किस में बढ़ेगा? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। ठीक, दूसरा क्या बोल रहा है? चलो दूसरा केस यहां पर हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, इफ लायबिलिटी एग्जिस्ट, मतलब बुक्स में कुछ लायबिलिटी भी आ गया, मतलब रिजर्व हमने बनाया था उसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी भी आ गया, तो उसका 3 केस होगा। पहला, अगर लायबिलिटी आ गया है तो उसको अब हम लोग अलग अलग केस में पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है? इफ लायबिलिटी इज लेस देन वर्कमैन फंड, जो आपने वर्कमैन कंपेंसेशन फंड जो बनाया उससे कम है लायबिलिटी, तो क्या बोलता है? बोलता है जितना आपका लायबिलिटी है ना उतना उतना माना जाएगा कि वो आउटसाइड पार्टी का लायबिलिटी था, तो उतना उठा के रियलाइजेशन में डाल देना, बाकी पैसा बांट लेना, बाकी पैसा पार्टनर बांट लेगा। तो बोलता है अगर लायबिलिटी का अमाउंट कम है जितना आपका फंड है, तो बोलता है उस केस में आप क्या करो, पहले तो इसको वर्कमैन कंपेंसेशन अकाउंट पूरा इसको खत्म करो, ये पूरा खत्म होगा, इसमें से जितना आपका लायबिलिटी है उतना तो आउटसाइड पार्टी का वर्कर का है, तो वो तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, उतना आप रियलाइजेशन अकाउंट में भेज दो, और बाकी बोलता है बाकी कहाँ कर लो, बाकी अब पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। किसमें? उनका अपना पीएसआर में, ये क्रेडिट होगा। ठीक है, पहला केस बोलता है कि अगर लायबिलिटी कम है तो जितना लायबिलिटी है उतना रियलाइजेशन अकाउंट में भेजो, और बाकी अपना पार्टनर जैसे जनरल रिजर्व बढ़ता है उन्हीं का पैसा है वो बांट लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा यहाँ शिफ्ट करते हैं, इसको ये 2 का पहला केस था कि जब लायबिलिटी तो है लेकिन लायबिलिटी का अमाउंट कम है आपका जितना रिजर्व है। दूसरा केस क्या हो सकता है? जो आपका लायबिलिटी आया है ना वो पूरा पूरी आपका रिजर्व के बराबर है, लायबिलिटी इज इक्वल टू रिजर्व, जितना अराइज हुआ उतना ही मेरा रिजर्व है। बोलता है तब तो पार्टनर को बांटने के लिए कुछ नहीं है आपके पास, सब आपका लायबिलिटी के बराबर है रिजर्व, तो उसको उठा के रियलाइजेशन में आप रख दो। तो यहां पर क्या होगा? वर्कमैन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पूरा उठ के रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे अगर इसको पैसा में लिखना है तो यहाँ पर मान लो 1200 है, तो यहाँ पर 1000 रियलाइजेशन में चला गया और 200 पार्टनर बढ़ गया, अगर इसको नंबर फिगर में करना है तो। और यहाँ पर मान लो अगर लायबिलिटी और रिजर्व बराबर है तो ये पूरा उठ के रियलाइजेशन में चला गया। ये हो गया केस बी। ठीक है, तीसरा केस क्या है? तीसरा केस बोलता है कि अब अगर आपका लायबिलिटी ज्यादा हो गया रिजर्व से, इफ क्या है? लायबिलिटी ग्रेटर देन रिजर्व्स। बोल रहा है कि लायबिलिटी जितना आया वो उतना तो रिजर्व था ही नहीं, तो बोलता है अच्छा लायबिलिटी ज्यादा आ गया कोई बात नहीं, लेकिन रिजर्व जितना था उसको उठा के पूरा शिफ्ट करो, और जो बचा हुआ
जो लायबिलिटी देना हो तो वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन जो हमारा है अभी रिजर्व वो पूरा शिफ्ट कर दो रियलाइजेशन में। आपको जब लायबिलिटी ज्यादा है तो पार्टनर्स के पास तो कुछ बटना नहीं है रिजर्व्स का, तो यहाँ पर क्या बोलता है उस केस में पूरा, जैसे यहाँ पर एंट्री किया वर्क में जो आपका रिजर्व है डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे भी बोल रहा है अगर आपका लायबिलिटी ज्यादा है रिजर्व से तो कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे पहले कैसे पेमेंट करना है, बट अभी आप रिजर्व्स को तो उठा के पूरा रियलाइजेशन में डाल दो, क्योंकि वो सब आउटसाइड पार्टी का ही है। इवन उससे ज्यादा हमको और देना होगा आउटसाइड पार्टी को, तो वो पूरा उठ के रियलाइजेशन में चला जाएगा। और जब बराबर है तब भी बोलेगा कि ये तो पूरा रिजर्व आउटसाइड पार्टी का, ये पार्टनर का कुछ नहीं है, इसको उठा के उसमें डालो। और जब उससे कम है लायबिलिटी कम है तो बोलता है जितना लायबिलिटी है उतना तो बाहरी का, उतना को उठा के रियलाइजेशन में शिफ्ट करो, बाकी को पार्टनर बांट लेंगे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्या ही है, मतलब ठीक है, ये कंसेप्ट आप दिमाग में रखो। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग बैलेंस शीट में पढ़े कि रिजर्व्स तो आउटसाइड पार्टी का होता नहीं है, वो पार्टनर का होता है, तो वो पूरा पार्टनर बांट लेते हैं, वो रियलाइजेशन में नहीं जाता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। ये क्या होता है, आपको ये पूरा पार्टनर का पैसा नहीं होता है, ये अगर लायबिलिटी अराइज हो जाएगा तो ये उतना आउटसाइड पार्टी के लिए बन जाता है, और अगर कोई लायबिलिटी नहीं है तो ये पूरा पार्टनर के पास चला जाता है। तो इसलिए इसका ट्रीटमेंट बदलते रहता है। अगर कोई लायबिलिटी नहीं आएगा तो सीधा पार्टनर बांट लेंगे, अगर लायबिलिटी आ रहा है तो उसमें देखेंगे क्या है, कम है तब भी जितना है लायबिलिटी उतना रियलाइजेशन में डालेंगे, बाकी पार्टनर बांट लेंगे। अगर बराबर है तब पूरा उठा के रियलाइजेशन में डालेंगे, अगर ज्यादा है लायबिलिटी तब भी पूरा उठा के रियलाइजेशन में डालेंगे। ठीक है, इसका इलस्ट्रेशन 4 करोगे। अच्छा, देखो इसमें धीरे धीरे टाइम देके पढ़ा रहे हैं कि थोड़ा ये टेक्निकल है, बाद में कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए आराम से पढ़ा रहे हैं। इलस्ट्रेशन 4 चलो इसका एक इलस्ट्रेशन 4 देख लेना, इसको इरेज कर देते हैं। सेम यही वर्कमैन कंपेंसेशन का ही ट्रीटमेंट है। तो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में मोस्टली सारा एंट्री जो जाता है उसका हम लोग देख लिए, कैसे सारा एसेट ट्रांसफर हो जाता है, कैसे सारा लायबिलिटी ट्रांसफर हो जाता है, जो एसेट रियलाइजेशन में नहीं आता है उसका कैसे क्लोज करते हैं हम लोग, और जो लायबिलिटी रियलाइजेशन में नहीं जाता है जो पार्टनर का होता है उसको कैसे हम लोग क्लोज करते हैं। अभी तक ये सारा एंट्री हम लोग सीख चुके हैं। एक इलस्ट्रेशन करो, इलस्ट्रेशन 4 देखो। इलस्ट्रेशन 4 है पेज 7.7 में। यहाँ पर क्या बोल रहा है, शिव मोहन पार्टनर है शेयरिंग PSR 3:2। यहाँ पर क्या बोल रहा है, शिव है और मोहन पार्टनर है, उनका PSR 3:2 है। ठीक है, ये बोल रहा है जर्नल एंट्रीज डिफरेंट सिचुएशंस में आप पास करो। पहला क्या बोल रहा है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 75,000 है, बोल रहा है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 75,000, उसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी नहीं दे रहा है। तो बोल रहा है इसका जर्नल एंट्री क्या होगा जब फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी, डिसॉल्यूशन ऑफ फॉर्म में क्या होगा। तो हम लोग को पता है उस केस में क्या हम कर देंगे, वर्कमैन
कंपेंसेशन रिजर्व पूरा 75,000 को क्रेडिट हो जाएगा, ये पूरा 75,000 डेबिट हो जाएगा और कहाँ बढ़ जाएगा, पार्टनर्स शिव और मोहन के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। किस रेशियो में, 3/5 2/5, ठीक है। तो ये बढ़ जाएगा 45,000 और 30,000, इसमें बढ़ गया पहला। दूसरा क्या बोल रहा है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है 60,000 लेकिन लाइबिलिटी भी है उसके लिए 35,000। तो देखो रिजर्व ज्यादा है, लाइबिलिटी कम है, तो लाइबिलिटी जितना है वो आउटसाइड पार्टी का, तो उतना रिजर्व से हटा के रियलाइजेशन में उसको आपको शिफ्ट करना होगा। तो यहाँ पर दूसरा केस में क्या होगा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अगर आपका 60,000 है, ठीक है, यहाँ पर क्लेम कितने का है, 35,000, तो यहाँ से उठा के रियलाइजेशन अकाउंट में 35,000 दे दोगे, बाकी कितना बचा 25, तो ये 25 कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स के क्रेडिट में, उसमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। यहाँ पर दोनों पार्टनर है ना, शिव का और मोहन के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ये 25 किस रेशियो में बटेगा, ये आपको 3/5 2/5, तो 15 10, ठीक है, इस तरह बट गया। अब अच्छा हाँ, अच्छा ये तो आप 35,000 तो चला गया यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में, और 25,000 यहाँ चला गया, पार्टनर को बढ़ गया। अब ये 35,000 जब उधर ट्रांसफर कर दिए, तो ये तो बाहरी पार्टी का, तो ये जब पेमेंट करेगी तो उसका भी एंट्री फर्म करेगी, क्या करेगी, फिर से रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करके ये पेमेंट का एंट्री है। जब वो क्लेम जो आया होगा ना 35,000 का लायबिलिटी, उसको जब पेमेंट होगा तो ये एंट्री होगा, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट पूरा बैलेंस हो जाता है। देखो ये रियलाइजेशन अकाउंट बना था, यहाँ पर आपने वर्कमैन कंपेंसेशन का लायबिलिटी में आया था, तो यहाँ पर बाय वर्कमैन कंपेंसेशन फंड से आपने 35,000 दिया था, बट ये तो लायबिलिटी था बाहरी पार्टी का। जब वो पेमेंट करेंगे तो टू बैंक वो 35,000 पार्टी को दे देंगे जिसका लायबिलिटी था, तो वो खत्म हो जाता है, इसलिए बैलेंस हो जाता है। तो वही एंट्री है जब वो पेमेंट कर दिए तब का, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है, देखो तीसरा बोल रहा है रिजर्व 60,000 का और लायबिलिटी 75,000 का है। 60,000 का रिजर्व है और लायबिलिटी 75,000 का, तो बोलता है पहले 60 तो पूरा उठा के रियलाइजेशन में डाल दो। तो क्या करोगे, यहाँ पर वर्कमैन रिजर्व पूरा 60 उठा के, तो पहले आप पहले 60 पूरा रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दो, और बोला वहां से उठ के पूरा यहाँ पर आ जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, बाय वर्कमैन रिजर्व फंड 60,000 आएगा, ठीक है। लेकिन आपको पेमेंट कितना करना पड़ेगा, क्योंकि लायबिलिटी बाहरी लायबिलिटी जो है 75,000 का है, तो यहाँ पर
टू बैंक 75,000 होगा, यानी 15,000 बिजनेस और पे कर रही है, बिजनेस के लिए लॉस है इसलिए इधर आ गया है। लेकिन रियलाइजेशन में डेबिट साइड में आता है तो उसका लॉस होता है अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो यहाँ पर जब उसका पेमेंट करेगा तो क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हमारा 75,000 का था ना, 75 का, रिजर्व हमारा 65 का था, लेकिन लायबिलिटी हमारा 75,000 था, तो ये एंट्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो चौथा क्या बोल रहा है, वर्कमैन कम रिजर्व भी 60 है और लायबिलिटी भी 60 है, तो बोलता है उस केस में कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरा रिजर्व उठा के उधर रखो और रियलाइजेशन टू बैंक 60-60 कर देना। ठीक है, अब पांचवा केस क्या बोल रहा है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कुछ है ही नहीं लेकिन लायबिलिटी आ गया, तो रिजर्व कुछ है ही नहीं तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने का कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन जब पेमेंट होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक यहाँ पर 15,000 आएगा। क्यों? क्योंकि आपको आउटसाइड पार्टी को पेमेंट करना पड़ रहा है, बट आपने रिजर्व नहीं बनाया था तो वो डेबिट साइड में आ रहा है, इधर ज्यादा पड़ेगा, बिजनेस को लॉस है इसलिए उधर जा रहा है। ठीक है, चलो ये एंट्री हो गया। ये क्वेश्चन 4 देख मतलब ठीक था समझाने के लिए, तो बता दिए। देखो कुछ और चीज का ध्यान रखो, अगर देखो एसेट्स में बहुत सारा एसेट्स होता है, टेंजिबल एसेट्स भी है, ये सब याद रखना, आगे काम आएगा जब आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाओगे। टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स, ये दो एसेट्स होता है, पता है आपको। ये टेंजिबल जिसको टच कर सकते हैं जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, फिक्सचर, मशीनरी, जो भी है। इनटेंजिबल एसेट जो टच नहीं होता है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जो भी है। ठीक है, इसमें क्या बोलता है कि अगर टेंजिबल एसेट्स का रियलाइज्ड वैल्यू गिवन, मतलब अगर टेंजिबल एसेट्स जैसे कोई लैंड है, बोल रहा है कि लैंड को बेच के हमको 50,000 रुपया आना है, मतलब उसका रियलाइज वैल्यू गिवन है। ठीक है, इन दैट केस तो रियलाइजेशन अकाउंट में जो रियलाइज कराएंगे वो उसका जो वैल्यू मेंशन है वो डालेंगे। ठीक है, इफ रियलाइज वैल्यू गिवन it is to be shown at रियलाइज वैल्यू। ठीक है, अगर रियलाइज वैल्यू दिया गया है तो हम लोग उसका रियलाइजेशन जो कराएंगे, देखो डेबिट साइड में एसेट तो आ जाएगा जितना बुक वैल्यू है, लेकिन रियलाइज वैल्यू हो सकता है उससे ज्यादा है, तो जितना दिया गया है क्वेश्चन में कि इतना रियलाइज हो रहा है वो हमारा फिर इधर बैंक के थ्रू आएगा, बैंक में उतना पैसा आएगा उसको बेच के। ठीक है, वो रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा, उसको कभी पढ़ेंगे। तो बोल रहा है कि अगर टेंजिबल एसेट्स है उसका रियलाइज वैल्यू दिया गया है तो हम वही मानेंगे कि उसका जो दिया गया वैल्यू है वो उसका रियलाइज वैल्यू है। ठीक, अगर बोलता है रियलाइज्ड वैल्यू नॉट गिवन, अब ऐसा भी हो सकता है कि आपका यहाँ पर बैलेंस शीट्स में, बैलेंस शीट में यहाँ जो एसेट है ना आपका, यहाँ पर आपका लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, ये सब सबका वैल्यू मान लो दिया गया है 2 लाख, 1,50,000, 30,000, इस तरह करके
बुक वैल्यू दिया गया, जो बैलेंस शीट में होता है वो बुक वैल्यू है, ठीक है। अब पहला केस में क्या था कि उसका रियलाइज वैल्यू भी दे दिया, आपको बोल रहा है कि लैंड बेच के इतना आएगा, प्लांट मशीनरी बेच के इतना आएगा, फर्नीचर बेच के इतना आएगा, स्टॉक बेच के इतना आएगा। लेकिन अगर रियलाइज वैल्यू ऑफ एसेट इज टेंजिबल एसेट इज नॉट गिवन, ये टेंजिबल एसेट का बात हो रहा है, अभी टेंजिबल एसेट का बात नहीं कर रहा, उसका अलग ट्रीटमेंट है। अगर टेंजिबल एसेट का रियलाइज वैल्यू नहीं दिया गया है तो बोलता है इन दैट केस हम लोग क्या मानेंगे, बुक वैल्यू इज द रियलाइज्ड वैल्यू। हम लोग अपने से मान लेंगे, क्या एज्यूम कर लेंगे कि जितना उसका बुक्स में है ना उतना तो पैसा मिल ही जाएगा, उतना तो हमको रियलाइज होगा ही, और हम उसी को मान के आगे रियलाइजेशन का प्रोसेस करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, ठीक है। लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स में क्या बोलता है, इस केस में क्या बोल रहा है, इस केस में बोल रहा है इफ रियलाइज वैल्यू गिवन, अगर रियलाइज वैल्यू दिया गया है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देन इट इज टू बी टेकन, इट इज टू बी सोन एज रियलाइज वैल्यू। अगर दिया गया है कि गुडविल या पैटेंट को बेच के इतना पैसा आएगा तब तो हम वही लेंगे, मान के चलेंगे कि जितना दे रहा है क्वेश्चन में उतना ही मिलेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कुछ भी उस इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में, उसका रियलाइजेशन के बारे में, रियलाइज वैल्यू नॉट गिवन, देखो दोनों में अंतर क्या हो गया, इस वाले केस में अगर जब दिया रहेगा तब तो यार जो दिया रहेगा वही ले लेंगे, अगर नहीं दिया रहेगा तो क्या बोल रहा है, टेंजिबल में बोलता है कि हम बुक वैल्यू को मान लेंगे वही रियलाइज होगा, लेकिन इनटेंजिबल को क्या बोलता है, अगर रियलाइज वैल्यू नहीं दिया गया है तो हम इसको क्या मानेंगे, यहाँ पर हमारा जीरो या नील, रियलाइज वैल्यू इसका जीरो है, नील है, कुछ नहीं मिलने वाला है उससे हमको, उसको हम जीरो मान के चलेंगे, ठीक है, ये याद रखना, बस यही है। अब उसके बाद चलो अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटीज का कुछ एक एंट्रीज करते हैं, एक मिनट में कितना टाइम हो गया जाए, इसको हम लोग ये समझ में आ गया, ये याद रखना, ये आगे क्वेश्चन में काम आएगा कि अगर नहीं दिया गया है तो इंटेंजिबल को जीरो मानेंगे और टेंजिबल को एसेट्स को हम लोग मान के चलेंगे कि जितना बुक वैल्यू में उतना पैसा हमको रियलाइज होने वाला है उससे, या हो रहा है उतना ही मान के चलेंगे। देखो अब हम लोग कुछ पढ़ते हैं ऐसे अनरिकॉर्डेड एसेट्स, उसका एक बार देख लो अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होता है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अनरिकॉर्डेड एसेट्स से लायबिलिटीज क्या होता है ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मतलब कि ये बुक्स में ये आपका, अगर आपका बैलेंस शीट है तो यहाँ पर ये कहीं ना तो एसेट साइड में है ना कहीं लायबिलिटी में, ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, ये बुक्स में एरर है, कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज ओमिट हो गया था, कुछ छूट गया किसी तरह से, कोई वैसा एसेट्स या लायबिलिटी जो छूटा हुआ है जो बुक्स में नहीं अपीयर हो रहा है, उसका अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होगा। देखो इसमें पहला बात तो हम लोग को ये मानना है कि जब अनरिकॉर्डेड एसेट्स होता है तो वो तो बैलेंस शीट में है ही नहीं, वो रिकॉर्ड ही नहीं है, है ना।
तो इसका जो रियलाइजेशन अकाउंट जब बना होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या ट्रांसफर होता है, जो एसेट्स आपके बुक्स में है, जो लायबिलिटी आपके बुक में है, अदर देन जो लायबिलिटी एसेट लायबिलिटी जो हम लोग छोड़ने बोले थे, वो सब उठा के रियलाइजेशन अकाउंट में डालते हैं, पक्का। लेकिन ये तो बैलेंस शीट में है ही नहीं, ये अनरिकॉर्डेड था, ये तो बुक्स में था ही नहीं, तो क्या ये रियलाइजेशन में गया होगा, नहीं गया होगा, है ना। तो यही बोल रहा है, ये समझने का है, बोला सिंस they are not recorded, these assets and liabilities are not transferred to realization account, वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाता ही नहीं है, उसका एंट्री अलग से होता है, कुछ कुछ क्या क्या एंट्री होता है वो हम पढ़ते हैं। बोल रहा है वैसा अनरिकॉर्डेड एसेट को जब बेच के कुछ पैसा आता है तो उसमें क्या होता है, ठीक है, वो सब अभी हम लोग पढ़ेंगे। When amount realized from sale of unrecorded asset, देखो पहले तो आपको ये देखना है कि अनरिकॉर्डेड है, वो आइटम गया ही नहीं रियलाइजेशन अकाउंट जब बना, ये बैलेंस शीट था, और जब यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट बना था, यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट जब बना तो वहां पर न तो एसेट गया न लायबिलिटी गया, क्यों, क्योंकि वो बुक्स में था ही नहीं। लेकिन अब बिजनेस को मिल गया, बिजनेस तो डिसॉल्व हो रहा, बिजनेस देख लिया कि ये भी एसेट है हमारे पास, लेकिन ये बुक्स में नहीं रिकॉर्ड हुआ था, छूट गया था, तो बिजनेस क्या करेगी, उस एसेट को भी बेचेगी और उसको बेच के भी कुछ पैसा आएगा। तो जब पैसा आएगा, व्हेन अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ अनरिकॉर्ड, जब पैसा आता है तो हम क्या एंट्री करेंगे, इसके बिजनेस के बैंक अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। और हम लोग क्रेडिट किसको करेंगे, देखो क्रेडिट यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखो ये एसेट रिकॉर्डेड तो था नहीं, तो यहां पर तो आया नहीं, यहां पर जब वो बैलेंस शीट में ही यहां पर नॉट रिकॉर्डेड था एसेट, तो यहां भी आया ही नहीं, नॉट कम्स इन दिस अकाउंट, यहां पर तो पैसा नहीं आया, यहां पर तो वो एसेट आया ही नहीं। लेकिन जब बेचते हैं तो हम बैंक्स में पैसा आ रहा है बेच के, और ये पैसा ये रियलाइजेशन अकाउंट में इसलिए शिफ्ट करेंगे कि यहीं, क्योंकि यहीं से सब बिजनेस जो भी रियलाइजेशन का गेन और लॉस डिसाइड होता है। तो इसको बेचने के बाद जब पैसा आ रहा है तो ये बिजनेस के लिए क्या है, एज अ गेन है, इनकम है, क्यों, क्योंकि ऐसा एसेट पहले से रिकॉर्ड तो नहीं था लेकिन उसको बेच के पैसा आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करोगे, बाय बैंक अकाउंट, ये जो बेच के पैसा आएगा वो वहां पर रिकॉर्ड होगा। तो मतलब क्रेडिट साइड बढ़ेगा, तब तो क्रेडिट साइड जब बढ़ता है तो क्या होता है, इसका इनकम होता है, इसका गेन होता है, तो यहाँ पर वो एंट्री होगा, ठीक है। ये पहला केस था, ठीक है। दूसरा केस क्या बोलता है कि जरूरी नहीं है हम बेच ही दें, हो सकता है कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है उसको पार्टनर ले लिया हो, क्या बोल रहा है, when unrecorded asset taken by a partner, बोला ये हम इसको बेच नहीं रहे हैं, ये बिका नहीं, बेचे नहीं है, ये कोई पार्टनर बोला कि चलो ये ना हमको दे दो, हम इसका दे देंगे तुमको जो है वैल्यू। तो उस केस में क्या बोलता है, जब वैसा होगा तो बिजनेस क्या करेगी, वो उस पार्टनर को दे रही है तो उसके कैपिटल से उतना पैसा वो चाहेगी ना, उसके कैपिटल को कम कर दें, क्यों, क्योंकि उससे वो पैसा लेना चाहेगी बिजनेस, तो बिजनेस पैसा नहीं लेके उसका क्या करती है, कैपिटल अकाउंट को कम कर देती है, क्योंकि कैपिटल भी अकाउंट में उसी पार्टनर का पैसा है तो उसको कम कर देगी, तो मतलब उतना कम पैसा देना होगा, ठीक है। तो व्हेन अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन बाय ए पार्टनर, कोई पार्टनर ने इसको ले लिया, तो बिजनेस फर्म क्या एंट्री करेगी, फर्म क्या कर देगी, पार्टनर का
जो पार्टनर लिया है उसका कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देगी। क्यों? क्योंकि उसको उतना कम कैपिटल में उसको कम कर देगी। और देखो उससे कैश नहीं आ रहा, वो कैश हमको नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर बैंक का एंट्री तो नहीं हो रहा है, लेकिन हमको पैसा तो इनडायरेक्टली जो पार्टनर्स है उसको कम कैपिटल में पे करना पड़ रहा है, मतलब बिजनेस के लिए गेन हो रहा है। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगा? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पर ऐसे केस में जब अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन बाय ए पार्टनर, तो यहाँ पर बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके बोल के, मतलब अब वो बैंक से नहीं हुआ, अब उसमें बैंक का एंट्री नहीं हुआ, अब पैसा नहीं आया हमारे पास। हम क्या किए? पार्टनर के कैपिटल से जितना देना था ना उससे कम कर दिए, तो वो भी तो बिजनेस के लिए गेन ही है ना, तो वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक, कैश के फॉर्म में नहीं आया, लेकिन पार्टनर्स का कैपिटल में कम देना पड़ेगा उतना पैसा पार्टनर को, तो वो भी बिजनेस का गेन है। ठीक है, सेम इसी तरह है, ये एसेट हो गया। यहाँ पर अगर लायबिलिटी होता तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट था, अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अगर कोई लायबिलिटी मतलब ऐसा जो कि लायबिलिटी यहाँ पे रिकॉर्ड होना चाहिए वो नहीं रिकॉर्ड हुआ, तो बट जब बिजनेस डिसॉल्व हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तो देख रहा है ये लायबिलिटी तो बुक्स में है नहीं, लेकिन उसका पेमेंट तो करना होगा बिजनेस को। तो जब उसका सेटल होता है तो यहाँ पर क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करके वैसा लायबिलिटी का पेमेंट करेगी बिजनेस, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करेगी। लेकिन देखो पेमेंट करना पड़ रहा है बिजनेस को, तो बिजनेस के लिए लॉस है, तो उस केस में क्या होगा? यहाँ पर लायबिलिटी रिकॉर्ड तो हुआ नहीं, लेकिन उसका पेमेंट तो करना पड़ रहा है, तो बिजनेस के लिए लॉस है, ये डेबिट साइड में इसका एंट्री होगा। ठीक है, जितना वो पेमेंट करेगा उतना यहाँ पर एंट्री कर देगा। ठीक, अब वही उल्टा केस में क्या बोल रहा है? अब ऐसा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो है, यहाँ पर एसेट बोल के नहीं, एसेट बोल के, एसेट के बदले जब लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर हो जाएगा, यहाँ पर एसेट्स के जगह जब पार्टनर कोई लायबिलिटी ले लेगा, यानी पार्टनर क्या बोल रहा है? चलो कोई बात नहीं, हम उसको पैसा दे देंगे। ठीक है, पार्टनर क्या कर रहा है? उसको पेमेंट पार्टनर कर रहा है, मतलब पार्टनर लायबिलिटी ले रहा है कि हम उसको पैसा दे देंगे। लेकिन क्या होता है? ये बिजनेस के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? पार्टनर का कैपिटल में बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस को जब पार्टनर पे कर रहा है तो बिजनेस को क्या करना होगा? पार्टनर को देना होगा कि मेरे बदले मेरा लायबिलिटी था, वो पार्टनर दे रहा है, तो हम पार्टनर को पैसा देंगे। तो वो क्या करता है? एंट्री क्या होता है? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, सॉरी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नहीं, यहाँ पर हाँ ठीक है, रियलाइजेशन टू बैंक, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट होगा और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। यहाँ पर क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे पहला वाला केस में था कि बैंक के थ्रू पेमेंट करना पड़ रहा है बिजनेस को, तो वो एज ए लॉस है, तो टू बैंक करके एंट्री कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? फर्म नहीं पेमेंट कर रही है, फर्म उसको लायबिलिटी को पेमेंट नहीं कर रही, कोई पार्टनर बोल रहा है चलो हम दे देंगे, पेमेंट कर देंगे, लेकिन बिजनेस के लिए तो वो खर्चा क्यों? क्योंकि बिजनेस को फिर वो पार्टनर्स को देना ही है। तो बिजनेस क्या कर रही है? अभी जब वो पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दी और पैसा डाल दी कि हमको उतना तो उसको देना है, और जो यहाँ ट्रांसफर की वो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर दी, क्योंकि वो एक्सपेंसेस है, उतना पैसा देना है पार्टनर को दो, या फिर डायरेक्ट लायबिलिटी को खुद सेटल कर दो, या कोई पार्टनर दे रहा है तो तुम पार्टनर को दे देना, वही चीज है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना,
आगे जब क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग तब ये सब आएगा, तो उस समय दिमाग ज़्यादा लगाने का जरूरत नहीं होगा अगर ये सब याद है तो। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। अब एंट्री करते हैं जब कोई एसेट रियलाइज होता है या कोई लायबिलिटी सेटल करते हैं तो उसका एक एंट्री कैसे करते हैं वो एक बार देख लेते हैं। Entries for realization of assets। जब एसेट्स बिकता है तो उसका रियलाइजेशन का एंट्री कैसा होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट बनाए थे, बनाते हैं। यहाँ पर सारा टू एसेट्स, जो जो एसेट्स है बैलेंस शीट में यहाँ आ जाता है। टू लायबिलिटीज ये यहाँ आ जाता है। ठीक है, अब ये एसेट लायबिलिटी रखने का पर्पस क्या होता है कि जब इससे पैसा बिकेगा तो इधर लाएंगे, जब ये लायबिलिटी को पेमेंट करेंगे तो इधर रख देंगे, उसके बाद जो नेट बचेगा वो गेन लॉस होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या बोलता है, when asset, जब एसेट सोल्ड फॉर कैश या फिर चेक, जब एसेट को हम बेच दिए, कैश ले लिए या बैंक में पैसा ले लिए, तो उस केस में एंट्री क्या होगा, बैंक में मेरा पैसा आ जाएगा। देखो अब हम जब एसेट बेचेंगे ना तो हम दोबारा से एसेट का एंट्री नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में जो एसेट था ना वो तो जब यहाँ ट्रांसफर कर दिए तो एसेट हमारा क्लोज हो चुका है। अब एसेट अकाउंट बचा नहीं है आपका ओपन, वो क्लोज हो चुका है। अब सिर्फ हमको क्या करना है, जब ये एसेट बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है तो हम क्या एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि पैसा आ रहा है, लेकिन आ रहा है तो क्या हो रहा है, एसेट बेच के आ रहा है। तो जनरली पहले हम लोग क्या करते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट क्रेडिट करके टू एसेट क्रेडिट कर देते क्योंकि एसेट बिक रहा है। बट यहाँ पर हम एसेट को नहीं बेच रहे हैं, एसेट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। यहाँ पर एसेट को बेच रहे हैं बट एसेट का अकाउंटिंग क्लोज हो चुका है, तो एसेट के जगह पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ठीक है, हम मानेंगे कि हम जो बेच रहे हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट में शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप बेचोगे कोई एसेट को तो यहाँ पर यहाँ पर बाय लायबिलिटी का ना, बाय बैंक बोल के या फिर कैश बोल के जितना में बिकेगा जो जो एसेट यहाँ पर आते जाएगा उसका पैसा। लैंड बिका 1 लाख में, बिल्डिंग बिका 50,000 में, मशीनरी बिका 20,000 में, स्टॉक बिका 10,000 में, जो भी है तो वो यहाँ पर ऐसे पैसा आते जाएगा। यहाँ पर जो भी होगा उसका लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, मान लो ये लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 का था, ठीक है, प्लांट मशीनरी 40,000 का था, फर्नीचर 20,000 का ही था और स्टॉक 12,000 का था। ठीक है, मान लो इतना आइटम हम लोग जब ऐसे ट्रांसफर किए थे तो यहाँ पर किए थे, लेकिन जब उसका रियलाइज जब बैंक में पैसा हुआ तो क्या, ये 80,000 का सामान 1 लाख में बिका, ये 40 का 50 में बिका, ये 20 का
20 में ही बिका, ये 12 में घट के 10,000 में बिका। तो कोई नहीं, बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन हुआ तो एंट्री हुआ बैंक अकाउंट डेबिट तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ये सब डाल दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको अभी देखोगे तो अभी आपको गेन दिख जाएगा कि इतना हमारा एसेट था, हम उसको इतने में बेचे, मतलब जितना 100 का मान लो जितने का था उससे ज्यादा में बिका तो गेन होगा। तो यहाँ पर टू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनका गेन ट्रांसफर हो जाएगा उनके पीएसआर में, बट ये अभी इनकम्प्लीट है, अभी तो सिर्फ एसेट बेचे हैं। ठीक है, ये एसेट बिक गया। अब क्या बोल रहा है, ये एसेट अब मान लो बिका नहीं है, हम कैश बैंक में बेचे नहीं है, कैश बैंक के थ्रू नहीं हुआ है, ये एसेट क्या हो गया, व्हेन एसेट इज टेकन बाय पार्टनर, व्हेन एन एसेट इज टेकन बाय पार्टनर, कोई पार्टनर उस एसेट को ले रहा है। तो इसका हम लोग अभी पहले भी एंट्री पढ़े, अभी जस्ट 2 मिनट पहले, जब कोई एसेट पार्टनर ले लेता है तो इसका क्या मतलब हुआ, अब हम वो एसेट बेच के हम पैसा नहीं ले रहे, एसेट हम किसी पार्टनर को दे दे रहे हैं, यानी उसका कैपिटल अकाउंट पे अब हमको उतना कम पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या एंट्री करते थे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते थे, लेकिन हम लोग उसका ट्रांजेक्शन्स कहाँ से करेंगे, वो जितने में पार्टनर ले रहा है उतना रियलाइजेशन अकाउंट में तो आपको डालना ही होगा ना, यहाँ तो आपको डालना ही होगा, क्योंकि तभी तो नेट गेन और लॉस निकलेगा ना। आप 100 रुपए का एसेट था यहाँ पर, अब पार्टनर उसको 80 रुपए में ले लिया, तो 80 रुपए यहाँ पर लिखना होगा ना, तब तो आप गेन लॉस निकालेंगे। तो पार्टनर ले लिया तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट से तो कम हो गया, और रियलाइजेशन में इधर उतना पैसा हम लोग मान के चलेंगे कि इधर आ रहा है उतना। ठीक है, तीसरा क्या बोल रहा है, when an asset is given to a creditor, देखो ये भी समझो, ये क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है हमारा कोई लायबिलिटी था यहाँ पर, हमारा कोई लायबिलिटी था, मान लो यहाँ पर क्रेडिटर था 80,000 का, बोल रहा हमारे पास क्रेडिटर भी था जब ये लायबिलिटी ट्रांसफर किए थे ना यहाँ पर, तो क्रेडिटर हमारे पास 80,000 था। ठीक है, हमारे पास हम देख रहे हैं कि अरे हमारे पास ना लैंड बिल्डिंग भी 80,000 का है। तो इस केस में मान लो ऐसा भी हम लोग ट्रांजेक्शन्स कभी कभी होता है, जैसे एक तो हम उस एसेट को बेच दिए या फिर एसेट को पार्टनर ले लिया, ये भी हो सकता है कि कोई एसेट उठा के कोई क्रेडिटर को दे दे कि बोले देखो तुमको पेमेंट करना ही है, पैसा देना है, तुम मेरा ये एसेट ले लो। तो अगर वो क्रेडिटर मान जाता है तो वो एसेट बिक जाता है। तो देखो इस केस में क्या होगा, अगर ये 80,000 का एसेट 80,000 का एसेट था, 80,000 के लायबिलिटी से सेटल हो जा रहा है, ये उठा के इसको दे दे रहे हैं, तो कोई एंट्री करने का जरूरत है क्या, कहीं गेन और लॉस कहाँ हो रहा है, ये सब तो एंट्री हम लोग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अगर पार्टनर लेता है या बैंक से पैसा आ रहा तो इधर आता है, तो वो गेन और लॉस निकालने के लिए होता है कि 100 रुपए का एसेट क्या 120 में बेच रहे हैं कि 80 में बेच रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर रिकॉर्ड होता है। बट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक एसेट है और एक लायबिलिटी है, ये दोनों को आपस में सेटल हो रहा है, तो उसका बुक्स उसका फॉर्म को एंट्री करने का क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, एंट्री होगा ही नहीं, क्योंकि कहीं उसको रखना ही नहीं इधर उधर, वो पूरा सेटल है आपस में, उसमें कोई प्रॉफिट है गेन है तब उसका बात कर देखेंगे। ठीक है, चलो इसी तरह ये सेटलमेंट ऑफ एसेट है ना, पेमेंट ऑफ एसेट फॉर सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी देखो, ठीक है, ये तीनों याद रखना, ये तीनों आगे अभी अब रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा ना, तो ये सब एंट्री याद रहेगा, तभी आप आसानी से पोस्ट कर पाओगे और उसके गेन लॉस निकाल सकोगे। देखो क्या बोला, सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अब हमारे पास यहाँ पर लायबिलिटीज है, मान लो ये तो एसेट का एंट्री था ना,
अब इसको थोड़ा देर के लिए डिलीट कर दो। मान लो मेरे पास लायबिलिटी है ढेर सारा, क्रेडिटर है, बैंक लोन है 1 लाख का, उसके बाद आपका बिल्स पेएबल है कुछ 50,000 का। इस तरह करके हमारा मान लो लायबिलिटी था बैलेंस शीट में, वो उठा के वहां गया। अब बोल रहा है सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी व्हेन पेड थ्रू बैंक या कैश। जब उसका पेमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, तो पहले अगर हम लोग ये रियलाइजेशन नहीं बनाते तो उस केस में हम लोग क्या करते थे, हम लोग जब पेमेंट करते थे किसी लायबिलिटी का तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट करके बैंक को क्रेडिट करते थे। बट यहाँ पर लायबिलिटी अकाउंट बैलेंस शीट से उठ के यहाँ जा चुका है, वो क्लोज हो चुका है, हमको लायबिलिटी अकाउंट नहीं छूना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लायबिलिटीज की जगह रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करके कैश और बैंक जो भी है उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी पहला है। जब आप पेमेंट कर रहे हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू कैश बोलो, बैंक बोलो करके, अगर आप क्रेडिटर का पेमेंट किए हो तो यहाँ पर 80,000 कर देना, बैंक लोन 1 लाख अगर 90,000 पेमेंट किए हो तो 90,000 कर देना, या पूरा 1 लाख कर दिए हो पेमेंट तो 1 लाख कर देना। जितना पेमेंट हुआ उतना यहाँ एंट्री उसका करते जाएंगे उसके अगेंस्ट में। ठीक है, अब इसमें भी दूसरा केस तो हो सकता है ना, कोई लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर, अब कोई पार्टनर लायबिलिटी ले ले रहा है। पहले क्या हो रहा था, कोई एसेट पार्टनर उठा ले रहा था, अब बोलता है कोई पार्टनर तैयार हो गया कि चलो ये लायबिलिटी है इसको हम दे देंगे। तो जब लायबिलिटी दे देता है मतलब बिजनेस का क्या हुआ, बिजनेस का लायबिलिटी तो कम हो गया, तो उसका क्या हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट हो गया, क्योंकि जब लायबिलिटी डाले थे तो क्रेडिट था, अब वो लायबिलिटी खत्म हो रहा है तो डेबिट होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि उसका लायबिलिटी तो खत्म हो जा रहा है। कोई पार्टनर बोल रहा है हम दे देंगे या हम दे रहे हैं तो लायबिलिटी तो कम हो रहा है, लेकिन पार्टनर जो दे रहा है उसका कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फर्म के बिहाफ में पार्टनर दे रहा है तो अब फर्म क्या करेगी, उस पार्टनर को उतना एक्स्ट्रा पैसा देना होगा तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर रही है। तो यहाँ पर टू कैश बैंक बोल के नहीं, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोल के एंट्री होगा अगर कोई लायबिलिटी कोई पार्टनर ले ले रहा है। ठीक है, चलो अब ना आज इतना रहने को, बहुत सारा जर्नल एंट्रीज किए हैं, सबको एक बार पढ़ो समझो और कोशिश करो। इलस्ट्रेशन 4 तो कर लिए, इलस्ट्रेशन 5 करने का बहुत आसान है। इलस्ट्रेशन 6 देखो CBSE 19 में आया हुआ है, ये भी कर लेना। इलस्ट्रेशन 7 यहाँ तक, इलस्ट्रेशन 5, 6, 7 करना। और ये सारा जो है ना, देखो एक बार ये कंसेप्ट पूरा अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि ये जब तक नहीं पढ़ोगे आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। रियलाइजेशन अकाउंट सब बनाते रहूंगा, ये सब समझ में ही नहीं आएगा, ये डेबिट कहाँ से आ रहा है, ये क्रेडिट कहाँ से आ रहा है, जब तक आपको ये सब पता नहीं है। तो ठीक है, तो इसको एक इसलिए टाइम दे रहा हूँ इसमें, इसको बढ़िया से समझो। ठीक है, चलो इसको अभी यहीं रहने दो, बाकी अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। और इलस्ट्रेशन जो बोले 5, 6, 7 बनाओगे। और क्या काम है, और ये काम है कि ये जो वीडियो है उसको शेयर कर देना अगर कोई 12th का अकाउंट्स का ट्यूशन करना है तो। ठीक है, और सब्सक्राइब करने बोलना, नोटिफिकेशन आएगा जब नया वीडियो होता है। चलो बाय। हाँ।